As a consequence of linguistic, climatological research, geological research, archaeological research, it is now an established fact that river सरस्वती थी वो बहुत उसका स्केल बहुत बड़ा था, ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा था, बहुत लश पानी आता था उसमें से और आसपास बड़ी वेजिटेशन थी और उसी के तट पर बड़े सारे हमारे देश के, हमारे धर्म के बड़े सारे कॉन्सिक्वेंशियल मूवमेंट्स, हिस्ट्रीज, राइटिंग्स, टीचिंग्स वो वहाँ पर हुई हैं. It's one of the most defining geographical features who had the most impact on us as a civilization. BBC की एक कहानी 2002 के अंदर आई थी जिसमें BBC ने लिखा था India's miracle river and it said something like the mighty Saraswati river has lived on in India since time immemorial. It further added कि भाई नया evidence जो है वो suggest करता है कि भाई it's not a myth after all. Namaskar. To begin with, thank you very much to the leadership as well as team at Sangam Talks for inviting me to speak on this topic. Usually, मैं जनरल मेरी राय भी है and I'm working towards an essay. There are two events which are pre-independence and have been fairly consequential in academia, history and writing in the post-independence India. One of them is the Macaulay's Minute and the second is the Communist Movement. दोनों ही movements ने एक बहुत बड़ा, बहुत remarkable है. I mean, if you look at it in hindsight, you might say कि बड़ा shocking impact हो सकता है, but बहुत बड़ा impact इन दोनों minutes ने या इन दोनों movements ने डाला है on the history and the writing and the studies in India. उसका consequence ही है कि आज और या फिर इतने सालों बाद भी कि ऐसे कई मुद्दे हैं हमारे इतिहास के अंदर जिसके अंदर हम बहुत बार इस कन्फ्यूजन के अंदर रहते हैं कि कौन सा हमारा स्टैंड है और क्यों है और उसके बारे में फैक्चुअल क्लैरिटी कम है. दैट बीइंग सेड, 2014 के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है रिकग्नाइज करना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी लीडरशिप में ही ये चेंज आया है कि बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे लोग जो एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री जो शायद एक अंडर करंट था लार्जर मासेस का, इंडिया का, उस सबको बाहर, उस सबको एक आवाज़ मिली है. तो हिस्ट्री राइटिंग एवरीवन वाज शेयरिंग वर्क बट कोई बहुत ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टिव और बहुत सारे एक कंसिस्टेंट मूवमेंट नहीं चल रहा था जो 2014 के बाद आपको देखने को मिलता है. आई रिमेंबर अ कपल ऑफ ईयर्स अगो आई वाज सिटिंग इन अ कॉन्वर्सेशन इन नोएडा, एक पैनल डिस्कशन था एंड उस पैनल डिस्कशन के अंदर देयर वर यंग हिस्ट्री राइटर्स एंड देयर वर यंग बुक ऑथर्स एंड एवरीबडी वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ऑन कि कैसे उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उनका काम है, उन सब के बारे में सारी बात चल रही थी और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड. But at one point, I remember I got a little uncomfortable and wanted to address the elephant in the room that had it not been for the Prime Minister's leadership, ये जो पूरा बुक राइटिंग का या नैरेटिव राइटिंग का या हिस्ट्री राइटिंग का दोबारा से जो स्टार्ट हुआ है मूवमेंट वो ना हो पाता. इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं, जब वो 5 प्रण की बात करते हैं जिसके अंदर कॉलोनियल माइंडसेट को ख़त्म करने की बात करते हैं और अपनी हिस्ट्री और अपने रूट्स पर प्राउड फील करने की बात करते हैं, it is in sense giving a direction to the next generation Indians, to the youth as well. And you know, as the African proverb goes, until the lions have their own histories of the hunt will glorify the hunter. That being said, I am going to talk today about the river Saraswati. सरस्वती नदी के बारे में कई भ्रांताएं हैं, कई थॉट्स हैं. However, as a consequence of linguistic, climatological research, geological research, archaeological research, it is now an established fact that river सरस्वती थी वो बहुत उसका स्केल बहुत बड़ा था, ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा था, बहुत लश पानी आता था उसमें से और आसपास बड़ी वेजिटेशन थी और उसी के तट पर बड़े सारे हमारे देश के, हमारे धर्म के बड़े सारे कॉन्सिक्वेंशियल मूवमेंट्स, हिस्ट्रीज, राइटिंग्स, टीचिंग्स वो वहाँ पर हुई हैं. कमाल की बात ये थी कि फॉर गुड 60-70 ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इस डिस्कशन को बड़ा एक्टिवली फॉरवर्ड नहीं लिया जा रहा था. एंड दिस इज़ नॉट गॉट टू डू एनीथिंग विद द पॉलिटिकल पार्टी, बट ये ज़रूर है कि भाई पिछले 70 साल के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राज में है और वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ये इंश्योर कर रही है कि धर्म के ऊपर या देश के ऊपर या हमारे इतिहास से जुड़े हुए कोई बातें या चर्चाएँ ना हों या उसके बारे में साइंटिफिकली रिसर्च ना किया जाए, अगर साइंटिफिक रिसर्च हो
तो भी उसके अंदर एक तरह का बायस अगर पर्कुलेट किया जाए तो वो पूरा का पूरा ओनस उसका उस करंट डिस्पेंसेशन के पास ही जाता है। दैट बीइंग सेड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरस्वती नदी को। मैंने इससे पहले भी जो सरस्वती नदी से रिलेटेड जो चर्चाएं की हैं उसके अंदर माई इंटेंशन हैज़ बीन that I bring forth this entire story of River Saraswati in a very interesting format so that the audience and the listeners essentially understand, and उसको बहुत ज़्यादा रिगरस ना बताते हुए कि मैं आपको एक कहानी के तौर पे बताना चाह रहा हूँ। सरस्वती के बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स तो लोग समझ पाते हैं, बस साइंटिफिक जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा व्यू नहीं दे पाए हैं लोग, तो वो सबको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसके अंदर नेचुरली जियोलॉजिकल पैरेलल्स विद क्लाइमेटोलॉजी, एज आई सेड, लिंग्विस्टिक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आल्सो। Naturally, because the intention is to tell you from a geographical and geological point of view, हम conversation वहाँ से शुरू करेंगे and then we'll merge towards the history and archaeological point of view. With that being said, I think perhaps the right way to start would be that Saraswati River is not a myth; it's a reality. It's one of the most defining geographical features who had the most impact on us as a civilization. भारतीय सभ्यता पर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक नदी का इम्पैक्ट रहा हो इनिशियल ईयर्स के अंदर, वो सरस्वती थी। उसके बाद हम माँ गंगा को तो जानते ही हैं। तो माँ गंगा से पहले माँ सरस्वती का जो पोजीशन था हमारे इतिहास के अंदर, हमारी सभ्यता के अंदर, वो बहुत बड़ा था, और उसको ही मैं इसके अंदर कन्वर्ट करने के और आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़रूर समझ लेते हैं, एंड आई वांट टू क्लियर इट ऑन दी ऑनसेट एज वेल, कि एक समय था कि सरस्वती नदी का गंगा के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा मान्यताएं थी और ज़्यादा बड़ी भूमिका थी सभ्यता में। बट उसके बाद सिविलाइजेशन कैसे मूव की गंगा बैंक्स पर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज। अगर आप जोग्राफिकली देखते हैं द नॉर्थ वेस्टर्न मैप ऑफ इंडिया, और इनफैक्ट दिल्ली से ऊपर जहाँ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके नॉर्थवर्ड अगर आप रीजन देखते हैं और इसके आसपास का राजस्थान, हरियाणा, पंजाब अगर आप एरिया देखते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ये जो लैंड है बिटवीन यमुना रिवर एंड सतलुज, ये काफ़ी बड़ा एक पोर्शन है, जो पोर्शन बेसिकली एरिड या सेमी एरिड है। और इस एरिडिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात भी नहीं होती, मानसून डिपेंडेंट है। लगभग लेस रेनफॉल है, 15 से 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल है। इसमें कुछ एफिमेरल स्ट्रीम्स हैं। एफिमेरल का मतलब कि दे आर नॉट, मतलब परमानेंट स्ट्रीम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी उसमें कल पूरा इस वर्ष बरसता रहता हो, मॉनसून पे डिपेंडेंट है। एंड ये भी समझना होगा, और अगर हम थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यहीं पर जो इस देश की सबसे पुरानी सभ्यता थी, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के ट्रेसेस आपको यहाँ मिलते हैं। तो चाहे आप स्टोन एज से जाएं, चाहे आप हड़प्पन एज में आएँ या बाद में आए, महाभारत काल के अंदर आएँ, तो आपको यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली आपको सिविलाइजेशन दिखती है। आपको कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर कई सारे लोग और इस सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिलते हैं आपको। काफ़ी सारे इपोकल इवेंट्स पुरानों के समय के अंदर भी यहाँ पर हैं। इनफैक्ट अगर आप मिडिवल एजेस के अंदर आएंगे, ट्रेड जो होता था, कैरावान्स जो जाती थी, और कई सारे इन्वेडर्स जो आए हैं, चाहे अलेक्जेंडर लीजिए आप, चाहे गजनी लीजिए, गौरी लीजिए, अब्दाली, एवरीबडी हैज़ मेंशन्ड द एरिडिटी एज वेल, बट देव ऑल्सो यूज दिस ट्रैक टू मूव टुवर्ड्स दिल्ली और लार्जर पोर्शंस ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इब्न बतूता एक बार अपने एक टेक्स्ट में लिखते हैं कि इसी एरिया के अंदर, जो आज के घग्गर नदी के पास है, वहाँ पर चावल और शुगर केन उगा करता था। तो ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर आपको एरिडिटी दिखती है, वहाँ पर गन्ना या चावल की का उगाना वो कैसे पॉसिबल हो पाता, वो उसके बारे में भी हम दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस दैट हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। देन ऑब्वियसली मिट्टी के अंदर कुछ तो है, कुछ तो बात है इस मिट्टी के अंदर कि कितना होने पर, कितना कम पानी होने की वजह से आपकी उपजाऊ भी है, और जो आज दिखता है कितना एरिड है, फिर भी इतनी ज़्यादा सभ्यताएं, इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशंस, इतने कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट्स यहाँ पर होते ही रहे हैं। तो अगर मैप पर देखें हम, अगर हम सरस्वती का चैनल हम देखते हैं, सो विच आई आर्ग्यू फर्दर इन द कॉन्वर्सेशन एज वेल, कि सरस्वती नदी हिस्टोरिकली तो हड़प्पन समय से हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन समझ पा रहे हैं, बट एरिडिटी आने के बाद जो मॉडर्न घग्गर हाकरा चैनल है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं सरस्वती नदी के साथ। तो अगर आप आज के समय पर हरियाणा के पास जहाँ से घग्गर की नदी निकलती है, और आप वहाँ पर देखेंगे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टोन एज सेटलमेंट से हैं,
ऑल्सो देर आर मैनी पॉइंट्स जो हड़प्पन सेटलमेंट्स के हैं। ये दोनों के दोनों सेटलमेंट्स आपको इस एक पेलियो बेड या एक पेलियो चैनल के दोनों तरफ आपको मिलते हैं। एक धारणा ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वो इंडस नदी के बैंक्स पर है, या मेजॉरिटी उसके जो साइट्स हैं या बड़े जो साइट्स हैं वो इंडस वैली पे हैं। इस वजह से हुआ क्या था, ये हुआ क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी हुई थी, या हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो डिस्कवरी हुई थी, वो सबसे पहले हो पाई थी और बड़े अच्छे से डिफाइन कर पाए थे। ऐसा नहीं था कि हड़प्पा या मोहनजोदारो पहले साइड से, इससे पहले कालीबंगन में भी रिसर्च चल रहा था। पर जब हड़प्पा और मोहनजोदारो का रिसर्च हो रहा था, ये वो साइट्स थी जिन्होंने क्लियरली ये दिखा पाए थे कि क्या फीचर्स थे इन साइट्स के बारे में, क्या फीचर्स थे सिविलाइजेशन के। तो इस वजह से उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। हाउएवर, जैसे कंटेम्प्रेरी रिसर्च हमें दिखाती है कि देर आर मेनी माउंट्स विच आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती एज वेल, जो आज हम घग्गर हाकरा चैनल भी बोल रहे हैं। तो सरस्वती के दोनों बैंक्स पर आपको बड़े सारे साइट्स मिलते थे। उसका एक केस इन पॉइंट पड़ता है राखीगढ़ी। तो ये यहाँ पर होते, तो इट वुड नॉट बी वाइज टू जस्ट कॉल इट इंडस वैली और सिंधु सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता इज अ वाइजर वर्ड और वाइजर टर्मिनोलॉजी टू यूज़। तो लगभग 2000 सेटलमेंट्स थी। आर्कियोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि आज से 5500 से 3300 साल पहले तक यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन अच्छी फ्लरिश कर रही थी, और लगभग 2000 सेटलमेंट से ज़्यादा यहाँ पर थी, और जो आज ड्राई चैनल पे बहती हैं। पर इसी वजह से मेजर क्वेश्चन आते हैं कि प्रूफ क्या था कि नदी थी, या वो नदी कहाँ थी, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना हुआ है आजकल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए, कि वो नदी गई कहाँ पर। अगर हम लैंडसेट इमेजरी देखते हैं, हमें बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि एक तो घग्गर नदी बह रही है। घग्गर के जो सेडिमेंट्स हैं उनके पास इनफ मॉइस्चर है कि वो वेजिटेशन वहाँ पे सपोर्ट कर पाएँ। हमने घग्गर का पेलियो ड्रेनेज या पेलियो चैनल भी अच्छे से देख पाए। हम ये भी समझ पाए कि उसी एरिया के पास से यमुना और सतलुज रिवर जो बहा करती थी, उसके अंदर एक सडन टर्न भी आया हुआ है। और ये बिकॉज ऑफ एज एस्टैब्लिश बिकॉज ऑफ मैनी सोर्सेज कि हड़प्पा के अंदर रिवर्स बहुत हुआ करते थे। पुरानी सभ्यताओं के अंदर रिवर के बैंक्स पर ही एस्टैब्लिश हुआ थे, पानी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी। तो हड़प्पा के अंदर नदियाँ थी, बट जब हड़प्पन साइट्स आप देखते हो आज के टाइम पे, और आप देखते हो कि वो उसके आसपास कोई ड्राई बेड है, कोई नदी ऐसे फ्लरिश नहीं कर रही है, तो क्वेश्चन नेचुरली जागता है कि वो नदी गई कहाँ, या क्या नदी यहाँ पे थी भी। तो यूजुअली आज के समय पे आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो सरस्वती नदी है, जो आज का घग्गर हाकरा बेड है या पेलियो चैनल है, वही एक समय पे सरस्वती नदी हुआ करती थी। तो शिवालिक, अगर आप माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स पर देखते हैं तो सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, फिर हिमालयन में बेल्ट है, फिर जो फुटहिल्स में है या उसके पास है लोअर लेसर हिमालय, उसमें शिवालिक्स हैं। तो नॉर्थ हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा को अगर आप देखते हैं तो हरियाणा के नॉर्थ में चंडीगढ़ यमुनानगर की साइड आपको शिवालिक्स दिखते हैं। वहाँ पर मोरनी हिल्स आती हैं, हरियाणा का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। आदि बद्री भी वहाँ पर है। और फिर आप कहते हैं एक मेजर पोर्शन है प्लेनर, ठीक। फिर एक पोर्शन आता है, जैसे आप साउथ में जाते हैं या आप हिसार की तरफ जाते हैं तो आपको डेजर्ट लाइक पोर्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे एरिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट अंटिल 1960s एंड 70s, 1950s एंड 60s देर आर मेनी पीपल जिन्होंने वहाँ पर सैंड ड्यून्स देखे हैं हिसार सिरसा की तरफ। तो नॉर्थ हरियाणा के अंदर शिवालिक के पास से एक रिवलेट निकलता है जिसका नाम है सरस्वती। इसको अलग अलग मैप्स के अंदर भी पढ़ा गया है। ब्रिटिश सर्वेयर्स ने इनको अपने मैप्स के अंदर भी डॉक्यूमेंट किया है। ये रामपुर हिरिया के पास से निकलती है और साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और फिर इससे बड़ी एक नदी है मारकंडा, जो भी एक और मानसूनल रिवर है, उससे जाके जुड़ती है। ये नदी आगे जाके मिलती है घग्गर से, जो निकलती है मोरनी हिल से, मोरनी शिवालिक्स में। 25 किलोमीटर पटियाला के साउथ में एक जगह शत्रना, जहाँ पर घग्गर मिलती है पटियाली चैनल से। और ये चैनल का जैसे ये कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, उसके बाद ये चैनल बहुत वाइड हो जाती है, लगभग 6 से 8 किलोमीटर का एक ड्रेनेज बेसिन बन जाता है। बहुत दूर तक, लगभग थार डेजर्ट में अनूपगढ़ एक जगह है, वहाँ पर जाने तक ये जो ड्रेनेज बेसिन है बहुत वाइड है। तो बट नेचुरल है, वी आर कमिंग विद अ प्रेमाइस के ये ड्राई बेड है अभी। तो क्या यही वो घग्गर है जो पहले सरस्वती हुआ करती थी, इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन पोज्ड टाइम एंड अगेन। जनरल अग्रीमेंट है
कि घग्गर ही सरस्वती का रेलिक है। और ये जो सरस्वती नदी बना करती थी ये बहुत सारे बड़े सारे स्ट्रीम्स के कॉन्फ्लुएंस से बना करती थी। दो थ्योरीज आती हैं कि फिर नदी का ओरिजिन क्या है, क्या नदी का ओरिजिन मानसूनल वाटर्स हैं या फिर ये इंटीरियर्स में, हिमालय के इंटीरियर्स में ग्लेशियल फेड है। दूसरा एक पॉइंट बनता है कि क्या इसका ओरिजिन, जैसे हमने अभी देखा मोरनी हिल्स के पास शिवालिक के पास ही है, या इसका ओरिजिन इंटीरियर ऑफ हिमालयाज के अंदर है। जो सेडिमेंट की थिकनेस है, एज जियोलॉजिस्ट हम एक ड्रेनेज बेसिन को जब पढ़ते हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। हम डेटिंग करते हैं सेडिमेंट की, हम सेडिमेंट की थिकनेस समझने की कोशिश करते हैं, हम सेडिमेंट का टेक्सचरल एनालिसिस करते हैं ताकि ये समझ पाएँ कि उसकी प्रोवेनेंस स्टडीज़ कहते हैं हम इसे, कि कहाँ से आया है सेडिमेंट, कहाँ से आया है। तो अगर हमने जब इसका सेडिमेंट एनालिसिस किया, हम दो चार चीज़ें समझते हैं कि एक तो सेडिमेंट्स की जो बेड का जो सेडिमेंट डिपोजिशन है वो इतना ह्यूज है कि वो ये नहीं लगता कि वो पास से आया हुआ है, बहुत दूर से आया, बहुत सारा सेडिमेंट आया हुआ है। तो बड़ी थिकनेस वो सजेस्ट करती है कि इसकी ओरिजिन्स जो है वो इंटीरियर ऑफ हिमालयाज हैं। वालिया साहब लिखते हैं, and I'd like to quote this because he says, "It is therefore logical to surmise that the source of the mighty river was beyond the Shivalik, in the interior of the Himalayas. It was suggested that Tamsa, old name of Tons River, with its tributary now known as Yamuna in the Himalaya, flowed in the southwesterly direction onto Haryana, where it was joined at Shatrana by Shatadru, now known as Satluj, which then flowed straight south from Ropar. The combined discharge of these two rivers at present is of the order of 2900 million cubic meters. In the early Holocene, when the rainfall was 2 to 3 times more than at present, the combined discharge must have been truly voluminous. Along the banks and in the floodplain of this mighty river settled down and flourished the people of Harappan civilization, as testified by over 2000 archaeological sites. The beneficiaries of the bounty of the river quite understandably held the Saraswati in great esteem and wrote hymns and in its splendor and greatness. इससे हमें जो मोटा मोटी जो क्लियर हो जाता है वो ये बात है कि भाई ये जो डायरेक्शन है, ये रिवर कहाँ से फ्लो किया करती थी, कहाँ से आती थी। इस लैंड की जियोमॉर्फोलॉजी समझते हैं और इस नदी की, सरस्वती नदी की जियोमॉर्फोलॉजी समझते हैं। ये नदी लगभग 3 या 4 जोन्स में बह रही है। तो सबसे ऊपर आता है हिमालयन या माउंटेन प्रोविंस के, हिमालयन टेरेन से निकली है और हिमालयन टेरेन के अंदर हिमालय लगभग 60 मिलियन ईयर्स पहले बनना स्टार्ट हो गए थे, मतलब उससे पहले हो गए थे, बट 60 मिलियन के 100 से लेकर 60 मिलियन के पास उस पर राइज अच्छा हो गया था। पोस्ट 60 मिलियन ईयर्स उसके अंदर आप देखते हैं कि बड़े सारे फॉल्टिंग और थ्रस्ट डेवलप हुए थे। उस आज भी मतलब एज द एशियन प्लेट इज पुशिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट और अदर द इंडियन प्लेट, द इंडियन प्लेट इज पुशिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव करते हुए, एंड इट गेव राइज टू द माउंटेन्स दैट आर हिमालयाज। हिमालयाज आर द यंगेस्ट एंड द लार्जेस्ट फोल्ड माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड इसका कॉन्सिक्वेंस यहाँ अगर आप देखते हैं तो भारत के अंदर ही और इसी टेरेन के अंदर आपको सबसे बड़े माउंटेन्स जिस दुनिया के अंदर वो सबको लगभग आपको यहीं पे मिलते हैं। तो ये राइज अभी भी चल रहा है एंड ये मूवमेंट भी हो रही है। जियोलॉजिकली अगर आप इसको समझना चाहें तो देयर आर टेक्टोनिक प्लेट्स, नीचे कन्वेक्शन करंट्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, या ये मूव कर रही हैं एक दूसरे से डिस्टेंट, और दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। So when they are moving towards each other, in this case the Indian plate is moving towards the Eurasian plate, and यहाँ पर दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के भिड़ने की वजह से आपका हिमालयन राइज हो रहा है। तो हिमालय का राइज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है समझना क्योंकि हिमालय के राइज होते होते आपके बहुत सारे फॉल्टिंग, बहुत सारे टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस पूरे रीजन के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। अगर हिमालयन मूवमेंट या हिमालयन राइज ना हो रहा हो या टेक्टोनिक मूवमेंट ना हो रही होती तो दिल्ली वुड हैव बीन अ मच सेफर प्लेस कंसिडरिंग द अर्थक्वेक जोनेशन मैप ऑफ इंडिया। सो पहले तो इस जोन से निकलते हैं और इस जोन के अंदर बहुत सारे मेजर फॉल्ट्स हैं, बहुत माइनर फॉल्ट्स हैं और बहुत छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं जिनका कॉन्सिक्वेंस आपको रिवर के मूवमेंट के अंदर या उनके ड्रेनेज चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है। मिडल रीचेस के अंदर आता है एक मेजर फ्लड प्लेन, जो घग्गर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं या साउथ वेस्टवर्ड मूव कर रही हैं।
जैसे हम देखते हैं रिवर्स का, अगर आप सरस्वती में ना देखें, आप बाकी रिवर्स देखें, तो आप इंडस देखते हैं, सतलुज देखते हैं, वो नॉर्थ से निकल रही होती हैं, फिर मूव करते हुए पंजाब के एरिया से निकलते हैं, पाकिस्तान के एरिया में जाती हैं, और पाकिस्तान से फिर अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाती हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर एज वेल, के ट्रिब्यूटरीज़ हैं घग्गर की और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो मॉनसूनल हैं, और वो साउथ और वेस्टवर्ड्स मूव कर रही हैं। नीचे आता है डेजर्ट एरिया, जो बहुत बड़ा थार डेजर्ट जैसे जैसे हम बोलते हैं, जहाँ पे विंड ब्लोन सैंड हीप सैंड ड्यून्स हैं, एंड हैव बीन मेजरली एरिड। यू नो, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, एंड वी कैन आर्ग्यू कि जो मेजरली ये सेडिमेंट है, ये एक्चुअली रिवर का डिपॉजिटेड सेडिमेंट है, जो बाद में जब एरिडिटी आई, जब सूखा आया, उसके आने के बाद उस एरिया के अंदर हवा ने उस मिट्टी को तोड़ा, उसे चर्न किया, और उससे सैंड ड्यून्स बने हैं। फिर आगे आता टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पर एक लार्ज सॉल्ट इम्प्रेगनेटेड, सॉल्ट इनक्रस्टेड मार्शी लैंड है, जो इनंडेटेड है सी वाटर से रेनी सीजन के अंदर। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर डेल्टाज दैट फॉर्म। ये पूरा का पूरा रीजन है जो हम देखते हैं नॉर्थ से लेकर अरेबियन सी की तरफ आए तो क्या बनता है। आई लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑन द मैप एज वेल। अगर आप पहले मैप के अंदर देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड द हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट एंड द इंडो सांगपो सूचर जोन। उसके बीच में हिमालयाज हैं, और उसके नीचे आपका एक मेजर फ्लड प्लेन आता है। एक तरफ गंगा का फ्लड प्लेन है, और दूसरी तरफ सिंधु सरस्वती का फ्लड प्लेन है। इन द सेकेंड इमेजरी वी ऑफ कोर्स आर शोइंग यू द मैप, जहाँ से इंडस, सतलुज और टोंस नदी निकलती है। फिर आगे आप मैप देखते हैं तीसरे वाला, तो समझ जाएंगे कि मैं जिन लोकेशंस की बात कर रहा हूँ। तो अंबाला है नॉर्दर्न हरियाणा, हम चंडीगढ़ देख रहे हैं, वहाँ से नदियाँ बह रही है, मारकंडा नदी वहाँ पे बह रही है, घग्गर वहाँ पे बह रही है, और ये कैसे ये मेजर चैनल्स हैं, और जो आगे मर्ज कर सतलुज के साथ आगे फ्लो करते हैं। नीचे वाला मैप है जो आपको ये समझाएगा कि मेजर थार डेजर्ट क्या है। जो रेड लाइन है वो एक्सटेंट बताती है, जो ब्लैक लाइन है वो मैक्सिमम एक्सटेंट बताती है, कितना दूर तक डेजर्ट जाता है। तो टोन्स जो सरस्वती नदी की ब्रांच है, वो हरकीदून ग्लेशियर के पास से निकलती है। लगभग 3 मेजर थ्रस्ट जोन्स है उनको क्रॉस करके, एंड थ्रस्ट जोन से मतलब ये है टेक्टोनिकली बड़ा चार्ज और बड़ा एक्टिव जोन है, कि यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं टेक्टोनिकली, अगर हम इस एरिया को देखें। वैसे ही सतलुज नदी है जो बहुत लार्ज एक माउंटेन डोमेन से आती है। ट्विन लेक्स हैं, रक्षस्थल और मानसरोवर, जहाँ से निकलती हैं। लगभग बहुत बड़ा लैंड डोमेन है जो वो कवर करके आती है सतलुज रिवर। इनफैक्ट भाखड़ा डैम सतलुज पर ही है। इम्पॉर्टेंट बात इन दोनों में ये समझने की है कि दोनों जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं, इन दोनों के फ्लो होने में एक बहुत ज़रा एक मेजर आप माउंटेन रीजन कवर करती हैं, बहुत एक्टिव टेक्टोनिज्म है। आउटर शिवालिक भी है, वो भी इक्वली एक्टिव है। बहुत सारा बेड रॉक का अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे फॉल्ट प्लेन्स हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। इन मूवमेंट्स की वजह से बड़े पेयर्ड और अनपेयर्ड टेरेसेस भी बने हुए हैं। पेलियोसिस्मिक स्टडीज़ अगर हम देखते हैं तो वो बताते हैं कि भाई बहुत सारे अर्थक्वेक्स यहाँ पर हुए हैं, और इन अर्थक्वेक्स की वजह से ग्राउंड की लिफ्टिंग भी हुई है। उस लिफ्टिंग की वजह से घग्गर की बड़ी वैलीज़ भी बनी हैं, या मारकंडे की वैलीज़ बनी हैं। उसी तरह से अगर हम इस लार्जर एरिया में देखें, तो हम उत्तराखंड भी देखें, हिमाचल प्रदेश भी देखें, तो उसके अंदर बहुत मेजर अर्थक्वेक्स भी आए हैं और टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी हुई है। हम डेजर्ट रियाल्म की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी हम नियोजीन डिप्रेशंस देखते हैं। अंडर दी सर्कमस्टांसेस आई थिंक इट्स फेयर टू से कि किसी भी इस टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से चैनल का कॉज बनना या चेंज होना एस्टैब्लिश हो पाता है। इनफैक्ट जो कोस्टल एरिया भी है, जो रण के पास वाला इलाका है, वो भी टेक्टोनिकली एक्टिव है और रिसर्जेंट एरिया है, तो अर्थक्वेक्स वगैरह वहाँ पर भी आते रहते हैं। तो इन सारे कारणों को जानने के पीछे, इन सारी बातों को जानने के पीछे एक इम्पॉर्टेंट कारण ये था कि हम ये एस्टैब्लिश कर लें क्लियरली कि जहाँ से ये सारा के सारा नदी बह रही हैं, सिर्फ सरस्वती के नाले, बाकी नदियों की भी बात करें, बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली चार्ज्ड है। क्योंकि ये टेक्टोनिकली चार्ज्ड है, ये बहुत सारे इसके अंदर वेरिएशंस आ सकते हैं। अब 1990s के अंदर क्या हो रहा था कि एक यूजुअली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी सरस्वती नदी के पास। इनफैक्ट बीबीसी की एक कहानी 2002 के अंदर आई थी, जिसमें बीबीसी ने लिखा था इंडियाज़ मिरेकल रिवर, एंड it said something like the mighty Saraswati river has lived on in India since time immemorial.
इट फर्दर एडेड कि भाई नया एविडेंस जो है वो सजेस्ट करता है कि भाई इट्स नॉट अ मिथ आफ्टर ऑल. So you see the mindset that they are coming from, that because it was not already established, it was in their mind, it was always mythical until research and until contemporary research justified it. So थोड़ा colonial past के अंदर जाते हैं कि पहले कहानी क्या बन रही थी. तो कर्नल जेम्स टॉड ने एक किताब लिखी है, वेरी कॉन्सिक्वेंशियल बुक, एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान. उसके अंदर उन्होंने घग्गर के बारे में बताया और वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर लोकल कहानियाँ हैं, यहाँ पर लोगों के बीच में किस्से हैं और कपलेट्स हैं जो बताते हैं कि भाई घग्गर या हाकरा कैसे ड्राई अप हो रही है. अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है मैप्स के अंदर. उसी तरह से इसके बारे में जेम्स रेनल थे जो सर्वेयर जनरल थे बंगाल के, जिन्होंने लिखा मेमोयर ऑफ अ मैप ऑफ हिंदुस्तान. उन्होंने भी अलग स्पेलिंग्स के हिसाब से घग्गर हाकरा के बारे में बताया है. तो घग्गर जो दक्षाई, पिंजौर, अंबाला, सिरसा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ जाती थी, वो पाकिस्तान को का बॉर्डर, मतलब इंडो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करती है अनूपगढ़ के पास और फिर आगे हाकरा नाम से जानती जाती है, जिसका चैनल बनता है फोर्ट अब्बास, मरोत, दिरावर फोर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट. मेजर कॉल्विन ने 1883 के अंदर लिखा था. इनफैक्ट मेजर कॉल्विन ना रानिया के पास, जो सिरसा के पास वाला इलाका है, उसको अच्छे से स्टडी कर रहे थे. एंड ही वॉज ऑल्सो आर्ग्यूइंग कि यहाँ पे बड़ी सारी साइट्स रही हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारी अबैंडेंट साइट्स हैं, अबैंडेंट टाउनशिप्स हैं या घर और बस्ती थी वहाँ पे जो अभी रून्स में हैं. उसी से मेजर मैकिसन की रिपोर्ट है 1844 के अंदर. वो एक नया रूट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली से सिंध तक का, और उस रूट की एक्सप्लोरेशन के लिए उन्होंने घग्गर हाकरा का एरिया देख रहे थे और उन्होंने प्रपोज किया था कि यहाँ से एक रास्ता निकल जाए. एंड ही फेयरली डॉक्यूमेंटेड कि एक समय पर ये एरिया था वो फेयरली पॉपुलेटेड था, यहाँ पर बहुत वेल्स भी हैं और ये अच्छे से अलाइंड है, यहाँ पर लोग भी रहा करते थे एक टाइम पे. तो मोटा मोटी लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि इसकी डीपॉपुलेशन हुई है बिकॉज ऑफ ड्राइंग अप ऑफ द रिवर, एंड दिस रिवर वॉज वेंस वेरी रिच विद वाटर. सिमिलरली अगर आप वेल्स देखते हैं, जो मैं चैनल आपको दिखाया, यहाँ पर आपको बहुत सारे वेल्स भी दिखते हैं, बहुत सारे एक्वाफर्स भी हैं जहाँ से पानी मिलता है, फ्रेश वाटर सप्लाई. तो ऐसा कैसे हो सकता है विच इन 21st सेंचुरी यू सी एज वेरी सेमी एरिड और एरिड लैंड, वो एक टाइम पर वहाँ पर आपको इतना साफ़ पानी या फ्रेश वाटर कैसे मिल रहा है अगर वो हमेशा से एरिड होती? उसका जवाब हम थ्रू द कॉज ये जान रहे हैं. सिमिलरली एक फ्रेंचमैन थे सेंट मार्टिन, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि उन्होंने बेसिकली ग्राउंड को भी अच्छे से स्टडी किया था. सरस्वती स्टडी, वैदिक सरस्वती को और जोग्राफिकल मैप्स को वो अच्छे से आर्ग्यू पैरेलली स्टडी कर पाके उन्होंने चीफ जो वाटर कॉज था ये बताया था कि जो सारी नदियाँ हैं उनका चीफ वाटर कॉज सरस्वती पड़ता है. मार्कंडे, सरस्वती ये उनके साथ हैं. एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति इस स्टोरी के अंदर आते हैं, आर डी ओल्डहम. तो आर डी ओल्डहम इज़ अ वेरी फेमस जियोलॉजिस्ट. In fact, his father was the founder of the Geological Survey of India. R.D. Oldham was doing a lot of research work and geological field work in India. In fact, Assam earthquake में which is I believe 1890s के अंदर उसको स्टडी करने के बाद वो ये बात समझा पाए थे कि जो प्राइमरी वेव्स या सेकेंडरी वेव्स जो मूव करती हैं उसका रिसीव होना, सीस्मिक वेव्स का रिसीव होना, उसके बीच में एक टाइम गैप रहता है, जिस वजह से हम लोग ये समझ पाए थे कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कि क्या क्रस्ट सॉलिड है, फिर उसके बाद सेमी सॉलिड है, फिर उसके बाद मैंटल कैसा है, उसका लिक्विड फॉर्म में कौन सा है, आउटर कोर कौन सा है, इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हम सीस्मिक वेव्स से समझते हैं, और ये वेव्स से समझने का जो प्रकरण है ये आर डी ओल्डहम ने हमें सिखाया था. Now Oldham then retired to his retired life in England, फ्रांस में रहे वो. But apart from Oldham's success and works in seismic understanding of Earth, he's known, his lesser works of course is River Saraswati, जो अपने लिए important है. उन्होंने भी ये theorize किया था कि and he theorized and attributed the loss of Saraswati not to diminishing rains, but that the Satluj River turned westward and joined Byas, leading to the decline of Saraswati River. मतलब उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि सरस्वती को सतलज नदी फीड कर रही है, बट सतलज नदी का कोर्स चेंज हो गया, इसलिए सरस्वती नदी में पानी आना कम हो गया और फिर धीरे धीरे सरस्वती ड्राई अप हो गई.
उनका ये भी मानना था कि यमुना का जो पानी है वो भी घग्गर हाकरा बेड के अंदर बहा करता था। उन्हीं से जुड़े एक व्यक्ति हैं, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति ने, उनका नाम सिमिलर है, CF ओल्डम, बट ही इज़ नॉट अ रिलेटिव ऑफ RD ओल्डम। वो एक सर्जन मेजर थे एंड ही ऑल्सो गेव द आइडिया दैट परहैप्स द ओल्डर सतलज कोर्स वॉज द घग्गर हाकरा चैनल। तो अगर हम सरस्वती को ढूंढने चलते हैं, लेट्स गो इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि हमने जियोलॉजिकल और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि कहाँ पर एक चैनल है, जिस चैनल को जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइनली कम टू अ कंसेंसस कि यहाँ पर नदी और यहाँ से नदी बहा करती थी। हम सरस्वती को अगर देखें तो स्क्रीन पे जो मैप है, यू वुड आइडेंटिफाई कि हड़प्पा है, आप देखेंगे कालीबंगन है, आप बनावली देखेंगे, आप राखीगढ़ी देखेंगे, मोहनजोदारो देखेंगे। मोहनजोदारो और हड़प्पा, इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स टू बी फाउंड। पर इससे पहले भी कुछ और साइट्स में रिसर्च चल रहा था, बट यहाँ पर आपको प्रॉपर स्केल और जो मतलब जो स्ट्रक्चर है या जो इसका स्केल है, कितनी विशाल है ये सिटीज़ या किस तरह की सिविलाइजेशन थी, वो हड़प्पा में और मोहनजोदारो में इस्टेब्लिश हुआ था। इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हुआ और नई थी इस वजह से, मतलब फर्स्ट साइट टू बी फाउंड। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी साइट IVC की ये मानी जाती थी मोहनजोदारो। हाउएवर कंटेम्प्रेरी रिसर्च हैज़ फाउंड कि इक्वली और रादर इससे बड़ी साइट्स आपको हरियाणा के इलाके में मिलती हैं, जैसे राखीगढ़ी इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल। राखीगढ़ी आपको मैप पे जैसे आप देखें, आपको रोहतक से हिसार की तरफ जाते हैं, हिसार फतेहाबाद आप क्रॉस करते हैं, वहाँ पर आपको राखीगढ़ी मिलता है। हड़प्पन टाइम के अंदर बहुत सारे माउंट्स थे जो इस एरिया में थे, जिस एरिया को हमने अभी डिफाइन किया है। हड़प्पन की एज क्या है, ब्रॉन्ज एज है 3300 BCE से 1300 BCE। मैच्योर फेज जो इसका था वो 2600 से 1900 BCE में था। हड़प्पा की फर्स्ट साइट थी जो गुड डिटेल में पढ़ी गई थी। इससे पहले कालीमंगल लाइक आई सेड वो पढ़ा गया था। एट द सेम टाइम देर आर मेनी चैनल्स जो हमने मेनी साइट्स जो हम डिफाइन कर रहे हैं राखीगढ़ी और अलग अलग जगह आपको मिली थी। इससे पहले कनिमगम ने भी रिसर्च किया था, उन्होंने हड़प्पन सील्स को भी पढ़ा है। बट वाइजर, बिकॉज आपको राखीगढ़ी के अंदर इतनी बड़ी आपको साइट्स मिल रही हैं, आई थिंक द वाइज वे टू और वाइज टर्मिनोलॉजी वुड बी टू नॉट कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन बट रादर कॉल इट सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। यहाँ पर जो डिग्स हुए हैं ये लगभग आपको 1902 के पास से स्टार्ट हुए थे। 1928 तक जॉन मार्शल जो DG थे SI के, उन्होंने किए थे। देयर आर मेनी अदर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट लाइक DR भंडारकर, RD बैनर्जी, MS वत्स जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च किया, जिसकी रिसर्च से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर हम मेच्योर फेज देखते हैं तो मेच्योर फेज है 2600 के पास से लेकर 1900 BCE के अंदर, जिसके अंदर आपको फुल फ्लरिशिंग साइट्स मिलती हैं। मैप के अंदर आप देखेंगे तो ये साइट्स आपको बहुत सारी, आपको हरियाणा का जो मॉडर्न हरियाणा का जो इलाका है वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं और फर्दर डाउन। और ये जो सारी साइट्स हैं ये जिस चैनल के दोनों साइड पर इस्टेब्लिश्ड हैं वो आजकल ड्राई है। तो नेचुरली एक क्वेश्चन राइज करता है कि इतने बड़े बड़े माउंट्स बिना किसी रिवर या वाटर सोर्स के कैसे एग्जिस्ट करा करते थे। ये इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हमने जोग्राफिक और जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बट एक थॉट जो था वो ऐसा था कि हमारी सभ्यता, हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे माइंडसेट में सरस्वती नदी हमेशा से रही है। अगर स्टूडेंट्स हॉस्टल के अंदर पढ़ाई कर रहे होते तो सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज में था तो हमारे हॉस्टल के अंदर सरस्वती पूजा हुआ करती थी। सरस्वती से रिलेटेड जो धारणाएं हैं वो धार्मिक भी हैं, बट साथ साथ जोग्राफिकल लोकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से भी सरस्वती इतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनी हुई है। तो एक ऋग्वेद के अंदर एक 10वें मंडल के अंदर एक सूक्त है जिसका इंग्लिश अनुवाद पड़ता है वो, गंगा यमुना सरस्वती शतुद्री सतलुज परुष्णी इरावती अरावी फॉलो माई प्रेज ओ अस्किनी चिनाब मारुदिवृधा वितस्ता विच इज झेलम वेद अरिजिकिया एंड सुशोना लिसन। इसके अंदर आप देखते हैं आपको अलग अलग रिवर्स का, गंगा से यमुना फिर सरस्वती सतलुज रावी वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं। आप गंगा से शुरू करते हैं, वेस्टवर्ड जाते हैं, आपको अलग अलग मैप के अंदर जो रिवर्स हैं उन सब की वो दिखती हैं। तो इट इज़ टेलिंग कि ये जो हिम भी लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है। इसका एक काउंटर ओपिनियन भी है जो हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे।
ये एक एरियल एक्सपेंस हमें बता रहा है इस नॉर्थ वेस्टर्न मैप का। जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसके अंदर जो रिवर्स हैं उसका मैप इस हिम ने बता दिया हमें। वेदों में ऋग्वेद के अंदर लगभग 45 हिम हैं जो सरस्वती की प्रेज करते हैं। 72 बार उनका नाम आता है। 3 ऐसे श्लोक हैं जो उनके लिए पूरे के पूरे डेडिकेटेड हैं। इट इज़ कॉल्ड, सो waters are lauded as great flood. She is greatest among the great, the most impetuous of rivers, and was created vast. She is limitless, unbroken, swift moving. It is indeed the mother of waters or rivers, Sindhu Mata. It was indeed on the banks of the river also that the Rigveda was compiled. कि वेदों का जो कंपाइलेशन हुआ, सरस्वती की इतनी मेजर भूमिका रही है ऋग्वेद के अंदर। अगर आप वैदिक इतिहास को भी, वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं, आप एक अर्ली वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं, एक लेटर वैदिक पढ़ते हैं, तो अर्ली वैदिक लिटरेचर के अंदर ऋग्वेद आए। तो ऋग्वेद के जो इंपॉर्टेंट खंड हैं वो सारे के सारे सरस्वती के बैंक पर ही लिखे गए थे। इनफैक्ट संजीव सान्याल आर्ग्यू करते हैं कि इस देश का नाम जो है भारत, वो उस ट्राइब के नाम पे रखा हुआ है जो ट्राइब उस वक्त सरस्वती नदी के बैंक्स पे रहा करती थी। तो उस ट्राइब ने एक बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ा था, एंड उसका नतीजा है कि हम आगे आगे देखते हैं कि मतलब इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेम्स, जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं वो भारत ट्राइब का, और आज हमारे देश का नाम भी जो भारत है, वहाँ पे राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर ट्राइब्स भी रहा करती थी। इम्पोर्टेंस हम ऋग्वेद के अंदर जिस तरह से उसे मेंशन किया उससे समझते हैं। सरस्वती को ऑल्सो ये भी कहा जा सकता है कि बड़े सारे सरस का चेन है, मतलब पूल्स या लेक्स का भी चेन है। सरस्वती ऑल्सो एम्बॉडीज इल्यूमिनेशन एंड इंस्पिरेशन। इनफैक्ट इन यजुर्वेद उसको सरस्वती का जो रेफरेंस है, उनका रेफरेंस गॉडेस ऑफ स्पीच की तरह आ जाता है। The other Vedas, however, do not add much to Rigved's description of Saraswati, but उसकी कई ट्रिब्यूटरीज के बारे में मेंशन किया हो। बट ऐसा हुआ क्या कि ऋग्वेद के टाइम पर ये जो इतना ज़्यादा मेंशन होता है, इतने लॉडेबली मेंशन किया जा रहा है सरस्वती को, और लेटर वैदिक फेज के अंदर जिसके अंदर हम ब्राह्मणों को भी इंक्लूड करें, ब्राह्मणास उनको भी इंक्लूड करें, तो एक क्लियर डिवाइड दिखता है कि कहीं यहाँ पर तो सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद सरस्वती का मेंशन कम हो जाता है। इनफैक्ट लेटर वैदिक फेज के अंदर हम ये भी जानते हैं, देयर इज अ मेंशन ऑफ अ प्लेस कॉल्ड विनाशन। तो विनाशन को अगर आप वो समझो, अगर आप प्लेस की तरह देखो तो अलग एक वो है, बट विनाशना को अगर आप वैसे समझो कि जहाँ पर लॉस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है। तो फाइनली सरस्वती नदी जो ऋग्वेदिक काल के अंदर इतना अच्छा फ्लो कर रही थी, बड़ा गैप है बिटवीन अर्ली वैदिक लिटरेचर एंड लेटर वैदिक लिटरेचर, या फिर ब्राह्मणों के बीच में, ब्राह्मणास के बीच में मस्ट बी सेंचुरीज, जिसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर तो इतना इंपॉर्टेंट है सरस्वती रिवर, बट बाय द एंड ऑफ इट वो इतनी डिसअपियर हो रही है कि आपको उसके मेंशंस कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाते हैं। इनफैक्ट ब्राह्मणास लोकेट द सरस्वतीज ओरिजिन नियर अ प्लेस कॉल्ड प्लक्ष प्रसरवण, विच इज़ मतलब प्लक्ष का पेड़ वहाँ पर होता है। एंड महाभारत के अंदर भी उसका जो सरस्वती नदी का जो लोकेशन है वो शिवालिक के पास दिया हुआ है। और जो विनाशन जिस जगह को बोल रहे हैं उसको अदर्शन भी कहा गया है, विच इज़ इनविजिबल। इट्स सॉर्ट ऑफ अ मेटाफर between some ways a transition between from a physical world to a non-physical world। विनाशन को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर नदी ड्राई अप हो रही है तो कहीं पर नदी फ्लरिश कर रही थी और ड्राई होते होते नदी जहाँ पर पहुँची है उस जगह को आपने विनाशन कहने, क्योंकि वहाँ पर वो गायब हो गई। इनफैक्ट देयर मैनी पीपल, इनफैक्ट देयर आर सम पीपल इवन टुडे जो बिकॉज ऑफ विनाशन, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल वर्ल्ड, वो उसको उसकी सैंक्टिटी और उसको सेक्रेडनेस उसकी बढ़ जाती है, जिस वजह से लोग उसको एक पिलग्रमेज की तरह भी ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट सेक्रेड पिलग्रमेज एक लिया भी जाता है विच रन्स अपस्ट्रीम। तो आप विनाशन से शुरू करते हैं और आप ऊपर ऊपर अलग अलग साइट्स पे जाते हैं जहाँ पर आप तीर्थ स्थान है, जहाँ पर आप माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं, और अल्टीमेटली आप ऊपर तक जाते हैं जहाँ पर ओरिजिन्स हैं सरस्वती नदी के। महाभारत के काल के अंदर तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में समझ लिया सरस्वती कहाँ है, हमने वैदिक काल के अंदर समझ लिया। वैदिक काल के अंदर में 2 खंडों में समझा हमने, ऋग्वेदिक विच इज अर्ली वैदिक लिटरेचर, एंड देन ऑफ कोर्स द लेटर वैदिक लिटरेचर के अंदर हमने समझा कि सरस्वती कहाँ थी। महाभारत के टाइम पर इनफैक्ट रामायण के अंदर भी है कि सरस्वती नदी को क्रॉस करा जाता है भारत को लाने के लिए।
बट इट्स बेस्ट इलास्ट्रेटेड इन महाभारत. वाइल गंगा की सैंक्टिटी मेंटेन्ड है और गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरस्वती कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट इन महाभारत ऑल्सो. इनफैक्ट कुरुक्षेत्र जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था is in the same vicinity as the river Saraswati. I argue it in many places के कितना कमाल की बात है कि अगर हम इस देश की सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, हम प्रयागराज काशी हम उसकी बात कर लेते हैं, या हम अलग अलग जैसे कैसे शिव ने या ज्योतिर्लिंगों ने कैसे पिरोया है इस देश को, या कैसे धर्म ने पिरोया है इस देश को, उसकी बात कर लेते हैं. बट हम भूल जाते हैं कि इस देश की इंडिक सभ्यता का जो रूट है, जो शुरुआत है, जो सरस्वती नदी है, जो ऋग्वेद है, वो जहाँ पर लिखा गया है शायद उसको हम उतना ड्यू और इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते. ये इलाका है कुरुक्षेत्र के पास का. आज जैसे कुरुक्षेत्र को हम एक शहर, कुरुक्षेत्र एक बड़ा रीजन हुआ करता था, तो जिस रीजन से सरस्वती बहा करती थी, उसी रीजन के अंदर भरताज जो ट्राइब रहा करती थी, उसी रीजन के अंदर वेद कंपाइल हुए थे, उसी रीजन के अंदर महाभारत जैसा एक डिफाइनिंग युद्ध, बैटल वर्सेस गुड एंड ईविल, द बैटल ऑफ धर्म और अधर्म का जो युद्ध हुआ था वो महाभारत का यहीं पर हुआ था. बट हम उसका शायद इतना इंपॉर्टेंस और ड्यू नहीं दे पाते. तो महाभारत के दौर में भी सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी जहाँ पर बहा करती है उस रीजन का पूरी वैल्यू थी. व्यास भी एक सरस्वती के पास एक फॉरेस्ट था, वहाँ रहा करते थे. ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र भी रिवर के ऑपोजिट बैंक्स पे रहा करते थे. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज बलराम का एक पिलग्रिमेज. महाभारत के अंदर एक वो आता है रेफरेंस के बलराम ने प्रभास के पास, जो सोमनाथ के पास एक तीर्थ है, वहाँ पर एक उन्होंने पिलग्रिमेज स्टार्ट किया था, और वो अपस्ट्रीम गए थे सरस्वती के बैंक से. तो जहाँ जहाँ पर तीर्थ स्थान पे उन्होंने रिचुअल बाथिंग की थी और नदियों में प्रार्थना भी की थी. महाभारत हमें ये भी बताता है कि थानेसर जो है, या कुरुक्षेत्र जो मॉडर्न जो शहर है, वो साउथ बैंक पे है रिवर सरस्वती के. एंड ऑफ कोर्स देयर मेनी अदर वेरियस लेजेंड्स एसोसिएटेड जिसके बारे में आई कैन गो ऑन. इसी टाइम पर सरस्वती का रेफरेंस यूज़ होता है आर्यवर्त या मध्य देश या ब्रह्मवर्त को डिफाइन करने के लिए, कि जोग्राफिकली रेफरेंस पॉइंट यूज़ करना हो. जैसे अगर हिंदुस्तान या हमारे भारत देश की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ना कि हिमालय से लेकर नीचे ओशन तक, तो समुद्र से अगर आप नॉर्थ जाते हैं तो हिमालय तक, ये आपके जोग्राफिकल कॉन्टूर जो हैं वो आपके डिफाइनिंग चीज़ हो जाते हैं आपके मैप के लिए. उसी तरह से मैप के अंदर सब सेगमेंटेशन अगर हम करते हैं, तो बड़े सारे रीजन्स हैं, मध्य देश हो गया, ब्रह्मवर्त हो गया, आर्यवर्त हो गया, उसको डिफाइन करने सरस्वती को जोग्राफिकल रेफरेंस की तरह यूज़ किया गया है. स्कंद पुराण के अंदर भी कई कहानी हैं जो सरस्वती को बताती है कि वो हिमालय से निकली थी एंड फुट हिल्स में गई, और प्लक्ष एक जगह है जहाँ से वो आगे बढ़ी, जहाँ पे प्लक्ष के पेड़ हुआ करते थे. फिर बड़े सारे माउंटेन रेंजेस को कट करके बड़ी फोर्स के साथ वो आया करती थी, नदी आती थी, और वशिष्ठ के उनके हट के पास, ऋषि वशिष्ठ के हट के पास आती थी. फिर फर्दर डाउन द स्ट्रीम सरस्वती, पुरानी ये बताते हैं कि सरस्वती टूट गई अलग अलग चैनल्स के अंदर, इंक्लूडिंग द वंस नोन एज अपगा, मंदाकिनी, मधुस्त्रवा, वासु, कौशिकी, दृषद्वती, हिरण्यवती. These channels of the river were seasonal, for water flowed through them only during a rainy season. While in Rigvedic time the Saraswati was a mighty river, by the time the Vaman Puran was composed, quite many of its multiple channels had lost water and become seasonal, implying the decline in the discharge in the main river. तो अगर आप मैप पे अगर देखेंगे तो इसके अंदर आप सरस्वती रिवर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट उसके ऊपर आप शतद्रु, घग्गर, मारकंडा, सरस्वती, दृषद्वती आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कैसे ये मूव किया करती थी. नाउ despite drying up, Saraswati's flood plain remained attractive all through historical times for explorers, traders, invaders and rather even marauders. चाहे हम हर्षवर्धन की बात करें, राजा हर्षवर्धन ने 7th सेंचुरी के अंदर अपने पिता के जो लास्ट राइट्स थे वो सरस्वती नदी के पास ही किए गए थे. सिमिलरली मतलब ये बानभट्ट ने डिस्क्राइब किया, सिमिलरली अलेक्जेंडर द ग्रेट और अलेक्जेंडर जो इन्वेड कर रहे आए थे, वो ही ऑल्सो ट्राइड टू penetrate the western fringe of the Saraswati land in 326 BCE. Similarly, महमूद गजनी की बात करें, मोहम्मद गौरी की बात करें, तैमूर की बात करें, बाबर की बात करें, अहमद शाह अब्दाली की बात करें, invader after invader plundered the land as they marched towards Delhi. ये जैसे
आप इससे मतलब ये पॉइंट जानने का मतलब ये है कि मूवमेंट भी जो हो रही थी, लेट्स से इन द मिडीवल टाइम्स व्हेन इन्वेडर्स और मराठर्स वर ऑन देयर हॉर्स बैक्स एंड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया या दिल्ली या फर्दर इन द गंगा प्लेन्स, दे वांटेड एक फ्लैट चैनल चाहिए था, एक फ्लैट प्लेन चाहिए था जिसमें वो घोड़े दौड़ा सके। सो उस केस के अंदर जो ड्राई चैनल था सरस्वती नदी का, वो उसके अंदर बड़ा सारा इस्तेमाल होता था, उसको इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो टेलिंग कि सिविलाइजेशनली इसकी मेमोरी हमेशा से कंटिन्यूड रही थी। बहुत सारे आपके ऐसे साइट्स हैं, मर्चेंट्स या ट्रेडर्स, उन्होंने यूज़ जिन्होंने सरस्वती नदी के बैंक्स पे टाउन्स इस्टेब्लिश किए, उनको यूज़ किया हुआ है। सो इनफैक्ट said somebody, and I think I've picked it from Michel Danino's book, that it says, if I were offered a trip on a time machine, my first choice would be 8000 BC. I would love to watch those waters deliriously roaring down the Himalayas, bouncing on the Shivaliks as it were and flooding the plains below. It must have been an exhilarating sight, perhaps a little scary and certainly scarring for the landscape. तो ये इमेजिन करना आज के टाइम पर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एक नदी थी जो इतनी विशाल थी, इतनी बड़ी थी कि जिसने बहुत सारी सभ्यता को बनाया और इतनी बड़ी सभ्यता को फ्लरिश करवाया, और आज वो नहीं है। तो एनीवे, ब्रिंगिंग बैक टू अ लिटिल बिट ऑफ जियोलॉजी, हैविंग एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू डिफरेंट फेजेस, देन लेट्स मूव टू अ बिट टूवर्ड्स बैक टू जियोलॉजी, क्योंकि जोग्राफिकल लैंडस्केप एस्टैब्लिश्ड है, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से हमने एस्टैब्लिश कर दिया, एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिपिक्शन ऑफ रिवर सरस्वती. सो अ सक्सेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजरी and remote sensing of has proved beyond reasonable doubt the existence of सरस्वती रिवर. इनफैक्ट जैसे हमने पीछे देखा था जब BBC की रिपोर्ट आई थी, उस टाइम पे बहुत सारी एरियल इमेजरी एस्टैब्लिश कर देती है. अगर आप ऊपर से देखते हैं और पिक्चर्स कुछ लेते हैं, आपको एस्टैब्लिश होता है कि एक नेचुरल कोर्स बन रहा है एक नदी का, पर उस नदी के अंदर पानी नहीं है. दैट बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर रिसर्च विच इंक्लूड्स लैंडसेट इमेजरी, हमें ये समझ आता है कि रिवर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक मेजर पेलियो चैनल था. पेलियो चैनल मीन्स, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड या एंशंट. तो ओल्ड चैनल जो आज शायद यूज़ में नहीं है बट पहले कभी यूज़ में रहा करता या हुआ होगा, तो वो पेलियो चैनल हम अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाते हैं. हम ये भी समझ पा रहे हैं कि रिवर मल्टीपल चैनल्स में फ्लो किया करती थी एंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, और सतलुज का एक एक बेंड पड़ता है जहाँ से जिससे हमें लगता है कि उस बेंड की वजह से वहाँ से वो डिटैच हो गई, जहाँ से सरस्वती का वाटर फ्लो कम हुआ. We understand the river deposit their loads of sediments as and when their carrying capacity declines. This happens when and where the velocity of flow decreases. The velocity decline may result from a decrease in the gradient of the river bed. Gradient का मतलब है स्लोप कैसे कम होती है, या फिर वाटर डिस्चार्ज कम हो जाता है. तो जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो जो सेडिमेंट एक रिवर कैरी कर रही होती है वो वहीं पे डिपॉजिट कर देती है. उस डिपोजिशन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो किसी तरह का ब्लॉकेज भी क्रिएट कर दे. So it is rather obvious कि sand bodies were emplaced in the Ghaggar plain by a large river system originating in the higher Himalayas through a Paleo-Satluj channel. Significantly, in the Kurukshetra and Kaithal districts, there are distinct paleo channels of considerable dimension passing through Kurukshetra, Kaithal and Sirsa, as the satellite imagery reveal. In the middle reaches, जो planar area है, geological fieldwork हो गया या subsurface लिथोलॉजिकल डेटा हो गया, वो बताता है कि कोई एक मल्टी चैनल मल्टीलैटरल सिस्टम ज़रूर था. हम नीचे फ्लड प्लेन्स में आते हैं, उसके अंदर भी देखते हैं कि बहुत सारा मतलब आप मड और सिल्ट के नीचे जाते हैं तो एक कार्बोनेट बियरिंग माइकेशियस सैंड्स हैं. इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ड्यूरिंग 9700 बिफोर प्रेजेंट एंड 5000 बिफोर प्रेजेंट एंड पॉइंट टू द प्रोवेनियंस ऑफ ग्रेट हिमालयाज. सो व्हाट आई मीन टू टेल यू अबाउट दिस, एंड देन ऑफ कोर्स आर द एक्विफर्स एंड सबसरफेस वाटर. इन 3-4 पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप वहाँ पे सेडिमेंट लोड देखते हैं कि वो डिपोजिशन हुआ है उसके अंदर, वो कितना थिक है, उसके अंदर किस तरह की मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर किस तरह के मिनरल्स हैं, उससे हम ये आर्ग्यू करते हैं कि जो नदी के अंदर जो सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ है वो इंटीरियर या हायर हिमालय से आया हुआ है. ठीक, अगर इतने हाई हिमालय से अगर कोई चीज़ आई हुई है तो वो गायब कैसे हो गई या गायब कहाँ हो गई. तो 2 थियोरीज आती हैं सरस्वती नदी से जुड़ी हुई, जैसे हमने स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नदी या तो
इट वाज, जो दो थियरीज आती हैं वो ये पड़ती है कि या तो इसके अंदर कोई टेक्टोनिक मूवमेंट हुई थी जिस वजह से वो ख़त्म हुआ, या फिर एक थियरी आती है कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़त्म हुई हो। टेक्टोनिक मूवमेंट वाली आर्ग्यूमेंट हम इस बात से जस्टिफाई कर देते हैं, हमने ये समझा वहाँ पे कितने ज़्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं। हम ये भी समझ पाए कि अगर कोई मेजर रिवर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तो उसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकती है। तो जो इस केस में लोग आर्ग्यू करते हैं कि सतलुज का और यमुना को फीड करते हुए दोनों का कोर्स चेंज हो गया टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, जिस वजह से सरस्वती नदी को पानी मिलना कम हो गया, जिस वजह से वो ड्राई अप हो गई। इसको अगर हम पैरेलली स्टडी करते हैं क्लाइमेट के साथ, तो हाँ ये बात भी सही है कि उस टाइम पर क्लाइमेट में भी चेंज आया था। OSL डेटिंग जो होती है वो बताती है कि सरस्वती नदी बहुत एक्टिव थी अराउंड 5900 से 4300 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, बट 4300 2900 ईयर्स अगो इट बिकेम स्लगिश, मतलब उसका जो बहाव था वो कम होना स्टार्ट हो गया। लैक ऑफ इंसिजन, उस टाइम पर इंसिजन की कमी होने की वजह से, वाइड वैली के अंदर इंसिजन की कमी होने की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि बाय दिस टाइम अराउंड 2900 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट वो एक मेजर रिवर भी नहीं रही थी। इसको बाकी हम पैरेलली पढ़ते हैं, महाभारत के अंदर जो बोला है हम पढ़ते हैं, पुराणों के अंदर क्या बोल रहा है, हम बलराम के पिलग्रिमेज के बारे में पढ़ते हैं, तो भी हमें समझ आता है कि नदी इस वक्त कम होनी स्टार्ट हो गई थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें ये बताता है कि अराउंड आज से 3500 साल पहले एक लार्ज मेजर एक्सोडस होना स्टार्ट हुआ था इस रीजन से। ये जो रीजन है हरियाणा और ये सरस्वती वैली वाला जो रीजन है, यहाँ से बहुत सारे लोग ईस्टवर्ड मूव करने लगे थे, गंगा बेसिन की तरफ जाने लगे, तो आपको वो भी क्लियर होता है। और इस टाइम पर आपको ये भी पता है कि यू नो ऑल दीज थिंग्स एसेंशियली टेल के कोई मेजर एक जियोलॉजिकल इवेंट आया था जिस वजह से आपका ड्रेनेज पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ फॉल्टिंग की वजह से ऐसा हुआ, देर आर ऑल्सो पीपल लाइक आई सेड अर्लियर कि जो बोलते हैं कि भाई मानसून का भी डिक्लाइन हुआ था, एंड without a doubt around 4200 before present there was intense aridity in the Saraswati and the Sindhu। जब हड़प्पा का मेच्योर फेज था तब भी आपको क्लाइमेट ड्राई था और रेनफॉल रिड्यूस थी। सेडिमेंट एनालिसिस और पोलन स्टडीज इन एडिशन टू कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस इन सैंड्स एंड सॉइल आर ऑल्सो एविडेंस ऑफ द सेम। सो ये ज़रूर है कि मानसून डिक्लाइन हुआ था, बट उस टाइम पर भी सरस्वती, उस टाइम पे विंटर वेस्टर्लीज कंटिन्यू कर रही थी, जो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वहाँ पर स्नो डाला करती थी या उससे ग्लेशियर्स बना करते थे, और ये जो स्लोली स्लोली स्नो मेल्ट वाटर्स थे ये आपकी रिवर को चार्ज किया करते थे। तो हाँ कुछ पॉइंट्स जिस पे एक जनरल एग्रीमेंट हो सकता है। जियोलॉजिकल स्टडीज़ ये इस्टेब्लिश करती हैं कि सरस्वती नदी इंटीरियर ऑफ हिमालय से आई, ये इस्टेब्लिश करती हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ड्रेनेज बेसिन के ड्रेनेज चैनल के अंदर डिफरेंस आया था, जिस वजह से वाटर जो फीड हो रहा था जो सरस्वती नदी में वो कम हो गया। हाँ उसी दौरान मॉनसून भी डिक्लाइन हुआ। हाँ इन सारे 3-4 चीज़ों को अगर हम पैरेलली स्टडी करें सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन लोगों ने उस समय पर ये किताबें किस्से लिखे हैं और हमारे मेजर ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों के अंदर भी वही सेम बात आ रही है। और ये ओवरऑल इस्टेब्लिश करता है कि जो रिवर सरस्वती थी वो आज के टाइम पर जो घग्गर हाकरा चैनल है, वो घग्गर हाकरा का जो वो रेलिक है सरस्वती नदी की उसके ड्राई होने के बाद। अब एक पॉइंट जिस पे अभी भी एक डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन क्या है, हमें मोटा मोटी अग्री कर लेना चाहिए कि सरस्वती नदी का जो ड्रेनेज बेसन था वो बड़ा लार्ज और बड़ा ह्यूज था। तो क्योंकि वो लार्ज बेसन था उसके अंदर जब ड्राई होता था या जब पानी का फ्लो कम होता था उसके अंदर बड़ी सारी छोटी छोटी रिवलेट्स या रिवर्स निकला करती थी। बट परहैप्स जब उसके अंदर बहुत सारा स्नो मेल्ट वाटर पहुंचता होगा और बहुत मानसून वाटर पहुंचता होता तो वो ड्रेनेज बेसन बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा होता था, और वो पानी फाइनली इतनी इस स्केल का था कि जिस तरह से ऋग्वेद में उसके बारे में लिखा गया है। आई थिंक दैट ब्रॉडली एड्रेसेस मोरलेस क्वेश्चंस regarding the river Saraswati. If there are any more questions, I am happy to take them, and perhaps I'll as it goes online मैं comments में भी लूँगा।